बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है और वो है जंगलात की अहमियत और इसके माहौल के ऊपर और इकानमी के ऊपर इसके क्या असरात हैं। इस वक्त हम छांगा मांगा बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त बेस्ट सूटेबल लोग हैं जो हमें जंगलात की अहमियत और इसके इकनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट पे बात करेंगे। हमारे साथ राना शाहिद तबस्सुम साहब हैं, डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और हमारे साथ तलत अब्बास साहब हैं, सब डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। राना साहब और तलत साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ पाइड की तरफ से। शाहिद साहब, आप माशाल्लाह यहाँ पे इस पूरे इलाके को, छांगा मांगा के जंगल को मैनेज कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रा छांगा मांगा की हिस्ट्री बताएं कि ये जंगल कब बना और इसका मकसद क्या था और ओवर टाइम आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया और हम ये जो हमारा नेशनल एसेट है छांगा मांगा, उस पर हम आपको कुछ बता सकें। छांगा मांगा जी बेसिकली एशिया का सबसे पहला मैन मेड फॉरेस्ट है जो कि 1866 में लगना शुरू हुआ था। इसका बेसिक मकसद जो था वो उस वक्त इंपीरियल रेलवे थी जो कि स्टीम इंजन पे चलती थी, तो उन स्टीम इंजन्स को फायरवुड की सप्लाई थी बेसिकली इसका मकसद। आपने आते हुए देखा होगा कि ये बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ ये सिचुएटेड है। 12,510 एकड़ इसका टोटल एरिया है जी, जिस पे ये जंगल लगाया गया था। तकरीबन 20 से 25 साल इसको लगे अंग्रेज़ ने इसको एस्टैब्लिश करने में। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इन्वेंशन हो गई डीजल इंजन की, तो इसका जो पर्पज़ हो गया मैनेजमेंट का वो चेंज हो गया। तो 1908 से ऑनवर्ड फिर इसका जो मैनेजमेंट पर्पज़ था वो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड फायरवुड था। तो अंग्रेज़ बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने क्या किया कि अपने सब कॉन्टिनेंट में जितने उसके कैप्टिव्स थे उनको ला के यहाँ आबाद किया, एक सब जेल बनाई। उनसे रोज़ जंगल का काम लेते थे, शाम को उनको कैद कर देते थे। 20 से 25 साल में उन्होंने ये जंगल आबाद किया। फिर वही जो कैप्टिव्स थे जो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जिनको हुई थी, कैद माम शक्कर, तो उनको जब ये जंगल आबाद हो गया तो यहीं 5 उनकी लेबर कॉलोनीज़ बना दी गई विद सम कंसेशंस कि आप यहाँ रहें फॉर लाइफ टाइम और जंगल की आबियारी करें, यहाँ बेलदारी करें। अब 2012 से ऑनवर्ड जो ग्रीन फेलिंग पे वैसे भी पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नॉन रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है। तो अब हमारा रेवेन्यू जनरेशन तो पर्पज़ नहीं है, अब हमारा है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फाना, इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। शाहिद साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने आपका मैप देखा है और उसमें आपने बहुत ज़्यादा एरिया टूरिज़म को एलोकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे किस तरह की टूरिज़म है, कितने लोग आते हैं, साल में किन मौसमों में आते हैं, और इसके लाइवलीहुड के ऊपर और इकानमी के ऊपर लोकल लोगों के साथ, इसकी रोज़ी के साथ ये कितने लोग वाबस्ता हैं। छांगा मांगा जंगल है ना, इसके वेरी सेंट्रली लोकेटेड एक हमारे पास 158 एकड़ का एक फॉरेस्ट पार्क है, तो जो कि हमारे नियर बाई एरिया से और फार फ्लंग एरिया से भी यहाँ के विज़िटर्स आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से 1.2 मिलियन जो पीपल हैं वो एनुअली यहाँ विज़िट करते हैं हमारे छांगा मांगा पार्क में ना। अब देखें 1.2 मिलियन पीपल आएंगे, उनके साथ लोकोमोटिव्स हैं और तरह की चीज़ें हैं, तो इकनॉमी को बूस्ट, वो एक सर्कुलेशन होती है। तो इससे हमें तकरीबन सालाना 12 मिलियन के करीब हम रेवेन्यू इससे जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं विज़िटर्स को, उससे हम ये भी गवर्नमेंट को जनरेट करके देते हैं। फॉरेस्ट पार्क में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बोटिंग है, लूनर लेक है, और हमारे पास गैजेट्स हैं, कैफ़ेटेरिया है। आवाम की सहूलत के लिए हमने लॉग हट्स बनाई हुई हैं कि जो फैमिलीज़ आती हैं धूप में बैठने की बजाय अगर उनको स्टे चाहिए शॉर्ट टाइम का, डे टाइम का, तो हम उनको लिए लॉग हट्स देते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट पार्क है इसकी भी एक हिस्टोरिक इसकी बैकग्राउंड है कि हमारे मलिक अमीर मोहम्मद खान साहब होते थे जो हमारे गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान थे, तो ये उनकी आइडियालॉजी थी। उन्होंने यहाँ एक महताब झील बनाई, उसके अंदर महताब महल बनाया कि वो बिल्कुल जो हमारी झील है सेंट्रली लोकेटेड पार्क में, तो वो बिल्कुल एक महताब की शक्ल की है, लूनर शेप है। तो उन्होंने ये उसकी एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी इस हवाले से है, और एक अच्छी रिक्रिएशन के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। राना साहब, पंजाब का एक दरख्त शीशम था, बहुत ज़्यादा इसकी लकड़ी फर्नीचर में इस्तेमाल होती थी, लेकिन बदकिस्मती से पिछली 2 दिहाइयों में वायरस की वजह से ये दरख्त तकरीबन ख़त्म हो गया है और अब इसकी जगह बहुत ज़्यादा सफ़ेदा काश्त हो रहा है। आपके जंगल में भी सफ़ेदा काफ़ी ज़्यादा काश्त हुआ है। तो सफ़ेदे की एक मिथ है कि ये जहाँ पे भी सफ़ेदा होता है ये बहुत ज़्यादा पानी खाता है।
तो ये कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि वाकई सफ़ेदा बहुत ज़्यादा पानी खाता है? हमारे नेशनल लेवल पे एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है कि जो सफ़ेदा है ये सब सॉइल वाटर को इस्तेमाल करता है बड़ा रैपिडली। हमने साइंटिफिकली पिछले 2-3 साल पहले एक नेशन वाइड एक सेमिनार हुआ था, उसकी फाइंडिंग्स आई हैं कि जो सफ़ेदे की वाटर कंजप्शन है वो शीशम से की निस्बत कम है। तो ये एक बड़ी अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है, मिथ है कि सफ़ेदा जो है ना वो हमारा सब सॉइल वाटर इस्तेमाल करता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा आपने कहा है कि जी प्लांटेशन में सफ़ेदा क्यों लग रहा है। हमारा एक मैनेजमेंट टूल होता है हर किसी भी प्लांटेशन का, उसको हम वर्किंग प्लान बोलते हैं ना जी। तो हमारा जो इस वक्त प्रिवेलिंग वर्किंग प्लान है छांगा मांगा प्लांटेशन का, वो जो 2010 से 2030-31 तक है, उसमें यूकलिप्टस वर्किंग सर्कल है प्रॉपर कि हमारा छांगा मांगा प्लांटेशन का तकरीबन 5500 एकड़ टोटल में से वो यूकलिप्टस वर्किंग सर्कल पे मुश्तमिल है। तो उसकी जो वर्किंग प्लान की प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए हमने वो यूकलिप्टस क्रॉप वहाँ पे लगाई गई है। ये सफ़ेदा इतना ज़्यादा पानी तो नहीं खाता है, और तो हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये कितनी डीप इसकी जड़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर तो बहुत गहरी जड़ जाती है तो फिर तो ये पानी वाकई खाता होगा। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितनी इसकी सरफेस वाटर लेता है या ये ग्राउंड वाटर लेता है? तो देखें सब सॉइल वाटर हमारा जो पंजाब में है तो एवरेजली 40 से 45 फीट मिनिमम है ना जी। तो जो उसी स्टडी में जिसका मैं सेमिनार का हवाला दे रहा हूँ, तो उसी में एक फाइंडिंग आई थी कि जो पाकिस्तान में है सबसे डीपेस्ट रूट्स अभी तक जो काउंट हुई है, कैलकुलेट हुई है यूकलिप्टस की, वो 12 फीट तक गई है। तो 12 फीट डीप अगर रूट सिस्टम है और हमारा जो सब सॉइल वाटर है वो मिनिमम 45 या 50 फीट है, तो वो तो टच ही नहीं करता उसको सब सॉइल वाटर को। तो ये भी एक उस मिथ को जो है ना नल एंड वाइड करने के लिए काफ़ी है कि हमारा रूट सिस्टम वहाँ तक जाता ही नहीं है। हाँ, जो हमारा सरफेस वाटर है उसको नो डाउट के सफ़ेदा जो है ना उसको यूज़ करता है, लेकिन अगर वुड क्वालिटी पे जाएँ तो शीशम को हम प्रायोरिटी देंगे। राणा साहब ये बताइएगा कि ये सफ़ेदे का पौधा कहाँ से आया है और कहाँ से हमने इंपोर्ट किया, और इसके ऊपर किस तरह की वहाँ पे भी रिसर्च को इस तरह की हुई है कि वाकई ये पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है या नहीं करता है? देखिए यही मिथ है। जो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 90% यूकलिप्टस क्रॉप्स लगी हैं, उसके मुख्तलिफ स्पीशीज़ लगी हुई हैं। अगर ऐसा फैक्टर होता कि वो पानी का इस्तेमाल है उसका बाकी स्पीशीज़ की निस्बत ज़्यादा, तो वो ऑस्ट्रेलियन जो है हमसे ज़्यादा कंजर्वेशनिस्ट हैं, हमसे ज़्यादा वो पानी के कंजर्व करते हैं, तो वो इसको चेंज करते। अगर ये ऐसी ही चीज़ होती कि ये पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में तो लगा ही है, तो वो ना करते। ये भी एक बहुत बड़ा इसमें सबूत है कि ये बिल्कुल मिथ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। शायद साहब पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली मार्जिन कम हो गया है, और बहुत से एरियाज़ में लोग क्रॉप से या तो लाइफ स्टॉक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या वो जंगलात की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने आपके भी यहाँ पे बांस देखा है, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि यहाँ पे बांस की कौन कौन सी वैरायटीज़ आपके पास हैं, और इसकी को हमें सक्सेसफुल स्टोरी बताएं कि जहाँ पे वाकई यहाँ पे कोई लोगों ने बांस को उगाया है और उससे अच्छा रेवेन्यू उन्होंने हासिल किया है। जो बांस है ना जी, ये एक फॉरेस्ट क्रॉप के तौर पे इसको ग्रो नहीं किया जाता यहाँ, लेकिन चूँकि ये फॉरेस्ट का ही एक बेबी है, उसकी का एक हिस्सा है, तो इसको हमने 1981 में एक्सपेरिमेंटल बेस पे बांग्लादेश से हमने इसको लेके आए थे यहाँ छांगा मांगा में, और इसकी 6 मुख्तलिफ स्पीशीज़ यहाँ लगाई गई हैं छांगा मांगा में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। मुख्तलिफ ट्रायल हुए स्पेसिंग के हिसाब से कि ये किस स्पेस पे बेस्ट यील्ड देता है। तो यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर किया कि जो 20 बाई 20 फीट की इसकी स्पेसिंग है, इस पे अगर इसको ग्रो किया जाए तो ये बेस्ट यील्ड देता है। इसी फार्मूले को रेप्लिकेट करते हुए यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उन्होंने फिर इसको अडॉप्ट किया। हमारा यहाँ पे निज़ामपुरा एक गाँव है, उसकी पूरी आबादी ये बैम्बू जो है ना इसको काश्त करती है, और यहाँ की लोकल मार्केट और नेशनल मार्केट जो हमारी है पाकिस्तान की, सभी को ये यहाँ से उसकी बैम्बू की प्रोडक्शन करके हर साल अच्छी एक हैंडसम जो है ना सप्लाई यहाँ से देते हैं। शायद साहब हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो बांस की काश्तकारी है ये कितना टाइम लेती है, और ऑन एवरेज 1 एकड़ से एक किसान को 1 एकड़ अगर वो बांस उगाता है तो उसको कितना फ़ायदा होता है? ये देखें जी, ये इसकी काश्त के 2 तरीके हैं। एक है कि इसको बल्ब से लगाते हैं हम, दूसरा को स्टम्प से लगाते हैं, जो इसकी कलम आती है उससे भी लगाते हैं। जो बल्ब से लगाता है उससे हम यील्ड जो है ना फर्स्ट यील्ड 3 से 4 साल तक ले लेते हैं, जबकि जो कलम से लगता है 6 से 7 साल उसको लग जाते हैं पहली यील्ड देने में। तो उसके बाद फिर रिपीटेडली ये आफ्टर एवरी 3rd ईयर 4th ईयर ये हमको
यील्ड देता है और एवरेजली 7 से 8 लाख पर एकड़ जो है ना जो फार्मर यहाँ के उससे कमाई ले रहे हैं। तलत साहब, आप हमें ये बताइएगा कि इसमें किस किस तरह के दरख्त पाए जाते हैं और ओवरऑल हमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दीजिएगा कि 1866 से लेके किस तरह के दरख्त यहाँ पे पहले थे और अब किस तरह के दरख्त आप उगा रहे हैं। जब जिस तरह सर ने बताया कि डीजल की इन्वेंशन के बाद, डीजल इंजन के इन्वेंशन के बाद तो डायनामिक्स थोड़े से चेंज हुए, चूँकि वो फ्यूल की सप्लाई उसको अब देने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर कोशिश ये की गई कि यहाँ वो स्पीशीज़ लगाई जाएं जिसकी बेस्ट कंस्ट्रक्शन वुड जो है वो इसको मिल सके। उसके लिए यहाँ जो स्पीशीज़ प्रेफरेबली जो ग्रो की गई उसमें जो बेहतरीन स्पीशीज़ थी, शीशम के बाद वो एरिटिया था, बिस्चूफिया था, गुमहार था, मेलाइना आर्बोरा था और इसके अलावा तूत। तो ये अच्छा, उसके अलावा अर्जन, इसके अलावा तुन। तो ये स्पीशीज़ यहाँ ग्रो की गई और उससे जो है ना वो बेस्ट जो लकड़ी थी और जो कंस्ट्रक्शन वुड थी वो मिलती रही है। फिर एक वक्त आया कि थोड़े से डायमेंशन इसके चेंज हुए, कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, तो जो शॉर्ट रोटेशन स्पीशीज़ थी उसके ऊपर फोकस गया और जिसकी वजह से जो इसकी जो नेचुरल फ्लोरा था, यहाँ का जो नेटिव फ्लोरा था, वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ। अब जब पिछले कोई 8-10 साल से दोबारा इसके ऊपर काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी जो स्पीशीज़ थी जो यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी, जो नेटिव फ्लोरा था, वो रिवाइवल की तरफ आ रहा है। यहाँ नेचुरल, मतलब यहाँ मैं सर ने बताया कि जो हिस्ट्री में जब यहाँ से हमने ऑपरेशन किया कि यहाँ जो लोकल जो लोगों के गाय रखी हुई थी और वो बकरी रखी हुई थी, वो जब निकाली है ना तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि प्रोफ्यूजली जो है ना प्रोफाउंड उसकी जो है वो नेचुरल ग्रोथ हो रही है, रीजनरेशन आ रही है और वो उसमें आने की जो स्पीशीज़ हैं वो तूत बहुत बेहतरीन आ रहा है, अर्जन ज़बरदस्त आ रहा है, तुन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, एरिटिया की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बिस्चूफिया की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, गुमहार हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो मेलाइना आर्बोरा, गुलकैन जिसे बोलते हैं, वो हम लगा रहे हैं। तो ये यहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है। तलत साहब, जहाँ पे भी जंगल होते हैं वहाँ पे कुदरती हयात भी होती है, तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे किस किस तरह की वाइल्ड लाइफ है और उसका स्टेटस क्या है और कौन कौन से जानवर यहाँ पे छांगा मांगा जंगल में पाए जाते हैं। बेसिकली ये छांगा मांगा वाइल्ड लाइफ के हिसाब से वाइल्ड लाइफ एक सेंचुरी है और यहाँ की अगर हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ हॉग डियर बहुत कॉमनली पाया जाता है। मैंने खुद विटनेस किया है कि यहाँ स्पॉटेड डियर पाया जाता है, मैंने खुद विटनेस किया, हॉग डियर के अलावा विटनेस किया, स्पॉटेड डियर यहाँ पाया जाता है, पार्कोपाइन यहाँ पाई जाती है, जैकल यहाँ पाया जाता है, वाइल्ड बोर यहाँ पाया जाता है, स्नेक की जो वैरायटीज़ हैं वो यहाँ जो है वो पाई जाती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो तीतर की 2 वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ कॉमनली पाई जाती हैं। वाइल्ड कैट जो है, जंगली बिल्ली जिसे कहते हैं, वो यहाँ कॉमनली पाई जाती है। तलत साहब, जंगलात का माहौल के साथ बहुत ही गहरा तल्लुक़ है और पाकिस्तान में विद पैसेज ऑफ टाइम जंगलात का कटाव हो रहा है, तो इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं कि हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं और इससे क्या क्या पोटेंशियल हमारी बीमारियां हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। देखें, जंगल के दरअसल अगर ग्लोब को चलते रहना, जिसे हम कहते हैं ना ग्लोब को चलना चाहिए, अगर ग्लोब को आप चलने की बात करते हैं, ग्लोब को चलना चाहिए तो आपको शजरकारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मौसमियाती तब्दीलियां जो हम देख रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गर्मियों के जो दिन हैं आने वाले, मतलब जो साल है 2023 का, उसमें गर्मियों के दिन 24 मतलब जो दिन है ना 24 दिन की गर्मी मज़ीद बढ़ जाएगी। 365 दिन के अंदर जो पहले पैटर्न होता था कि 6 महीने गर्मी चलेगी और 6 महीने सर्दी चलेगी, अनफॉर्चुनेटली जंगल ना लगाने की वजह से या जंगल कट जाने की वजह से या जो हमारी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, आबादकारी जो सोसाइटीज़ बन रही है, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो जो 6 महीने की सर्दी थी वो सुकड़ के 3 महीने पे आ गई और जो 6 महीने की गर्मी थी वो फैल के 9 महीने पे चली गई और ये प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूसली। अगर हम इसको केटर नहीं कर पाते खुदा न खास्ता तो फिर ये यूं ही जो सर्दी है वो सुकड़ती चली जाएगी और जो गर्मी है वो फैलती चली जाएगी। अगर हम इसी सिर्फ गर्मी के फैलने और सर्दी के सुकड़ने की बात करें तो इसी मौसम में इतनी गर्मी फैली है कि जो अक्टूबर नवंबर में जो हमारा सिट्रस का फ्रूट था वो पकता था, बेहतरीन सिट्रस फ्रूट अब आ रहा है जिसको आना चाहिए था नॉर्मली अक्टूबर में। सितंबर के बाद आपका सिट्रस जो है मार्केट में आ जाता है, लेकिन सरगोदा में और बिलखसूस हरीपुर में, इन 2 जगहों का जो हमारा सिट्रस था, जो सबसे बड़ी मार्केट है
जो सबसे बड़ी जो हमारी मतलब प्रोडक्शन यूनिट है, वो क्या आया अक्टूबर में है, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, उसके अंदर मतलब रस नहीं है उस तरह का जो अभी ये नवंबर दिसंबर में आ रहा है। एक दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च की, उसमें मैं पढ़ रहा था कि ये मज़ीद जो सर्दी जो है वो सुकड़ रही है और गर्मी फैल रही है, आने वाले साल में 2023 में 365 दिन में जो 3 महीने की सर्दी रह गई है वो मज़ीद 24 दिन कम हो जाएगी। का मतलब ये हुआ कि 3 महीने से तकरीबन 2 महीने पे आ जाएगी। सो ये इम्पैक्ट है दरअसल फॉरेस्टेशन ना करने का, जंगल ना लगाने का, या जंगल को जो हम कहते हैं ना सस्टेन बेसिस के ऊपर ना काटने का, या सस्टेन बेसिस से ज़्यादा काटने का, ये इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इंसानी जिस्म के ऊपर, इंसानी ज़िंदगी के लिए वो इतना बड़ा ख़तरा लाहक हो रहा है कि आपकी ओजोन की जो तह है, जो ओजोन की लेयर है, उसके अंदर शगाफ पड़ते जा रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्टली, चूँकि उसको रोकने के लिए जो ओजोन थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो डायरेक्ट जो है वो अटैक कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जितने भी जानदार हैं उनकी स्किन के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है। आप स्किन की डिजीज़ देखें वो बढ़ती जा रही हैं, आप सांस की बीमारियां देखें वो बढ़ती जा रही हैं, आप स्मोक जैसी लानत को देखें वो हम रोज़ बरोज़ जो है वो देखते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मेंबर बने हैं तो हमारे ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आई है कि अब आपने जंगल लगाना है और जंगल को काटना नहीं है। ग्रीन फिलिंग के ऊपर जिस तरह सर ने बात की कि वो बैन कर दी गई। तो इससे पहले इकनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमें रेवेन्यू के फॉरेस्ट को टारगेट मिला करते थे कि इतना आपने रेवेन्यू है जनरेट करके देना है। तो 2016 के बाद जब इसकी ग्रीन फैलिंग के ऊपर बैन लगा तो हमें टारगेट मिलना बंद हो गए। हमारा सारे का सारा फोकस जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री के ऊपर था वो सारे का सारा किसके ऊपर डाइवर्ट हुआ है जी? एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री के ऊपर। तला साहब, यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हनी भी है, शहद की मक्खियाँ हैं, तो आप हमें बताएं कि ये जो छांगा मांगा का जंगल है, इससे हनी की कितनी बड़ी पोटेंशियल मार्केट है और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? हनी की अगर बात करें तो हनी की जो प्रोडक्शन है, ये छांगा मांगा हनी का बहुत बड़ा प्रोडक्टिव यूनिट है। यहाँ एनुअली 1.5 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक की रेंज में हनी जो है एवरेज जो है वो यहाँ हम ऑक्शन करते हैं। बेहतरीन हनी है छांगा मांगा का। मेरी बल्कि आपके तवज्जो से पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप छांगा मांगा का हनी एक दफ़ा ट्राई करके देखें। यहाँ हमारी जो जितने बेहतरीन जो फ्लोरा है हमारा, उसके बेहतरीन नेक्टर्स जो हैं वो मतलब जो शहद की मक्खियाँ वो चूसती हैं और उसे हनी की प्रोडक्शन होती है। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है हनी की छांगा मांगा। राना शाहिद साहब, तलत इब्बास साहब, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बड़ी थाटफुल डिस्कशन रही है। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई एपिसोड के साथ।